कभी नाम के पीछे रावण लगाते थे, धीरे धीरे आजाद हो गए। अब आजाद से इतना प्रेम था तो रावण क्यों बन गए? क्या रावण ब्राह्मण था और दलित राजनीति करनी थी इसलिए? लेकिन महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी तो ब्राह्मण ही थे। नगीना सांसद चंद्रशेखर दलितों के मसीहा बनना चाहते हैं या राजनीति में चमकना चाहते हैं? मुलायम सिंह की तरह मुस्लिम वोट बटोरना चाहते हैं या फिर मायावती की तरह दलितों के दिल में घर बसाना चाहते हैं? या फिर चंद्रशेखर को एन केन प्रकारेण सिर्फ सत्ता के शिखर तक पहुंचना है, फिर रास्ता चाहे दलित बस्ती से होकर गुजरे या फिर जुम्मे की नमाज में सजदा क्यों न करना पड़े? आखिरकार क्या है चंद्रशेखर की सच्चाई? आज हम आपको 3 ऐसी वजह बताएंगे जो चंद्रशेखर की राजनीति को पूरी तरह डिकोड कर देगी। क्या वो 9 साल तक दलितों के नाम पर राजनीति करके दलितों की बदौलत संसद में पहुंचे चंद्रशेखर क्या वाकई में दलितों की हक की आवाज बन सके? ये सवाल हमेशा उठता है जब कुछ राज सामने खुले तो हैरान करने वाला सच सामने आया और ये बात भी दिमाग में घूमने लगी कि क्या वाकई में चंद्रशेखर की कमान अमित शाह के हाथ में है? क्या चंद्रशेखर ने रोहिणी घावरी का यौन शोषण किया? दलित बेटी के सम्मान के साथ क्या वाकई खिलवाड़ किया? क्या चंद्रशेखर को बीजेपी बचा रही है, जो आरोप रोहिणी घावरी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लगातार लगाती है? क्या चंद्रशेखर विपक्ष के बीच विभीषण का काम कर रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल और आरोप चंद्रशेखर के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन सांसद साहब का कहना कुछ और है। 3 दिन पहले वो एक पोस्ट करते हैं जिसमें लिखते हैं, आज ही के दिन साल 2017 में आपने देश की राजधानी दिल्ली में अन्याय के खिलाफ अपनी ताकत का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ बहुजन समाज की खुली हुंकार थी। ये सभी सरकारों को चेतावनी थी कि अब बहुजन समाज अन्याय सहने वाला नहीं है, बल्कि हर जुल्म का डटकर मुकाबला करेगा। संघर्ष तब भी जारी था, संघर्ष आज भी जारी है और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक अन्याय पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। वो नीचे नाम लिखते हैं, आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। अपने पोस्ट में वो दिल्ली का जिक्र करने वाले चंद्रशेखर शायद दिल्ली के उत्तम नगर को भूल जाते हैं, जहां एक दलित युवक तरुण को मुस्लिमों ने मार दिया। आरोप लगते हैं कहीं मुस्लिम नाराज न हो जाए, इसलिए चंद्रशेखर उत्तम नगर गए ही नहीं। हालांकि संसद में उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन वो लोग राह ताकते रह गए जिनके ऊपर जुल्म हुआ। उन्हें इंतजार था कि दलितों का नेता आएगा, उनकी आवाज उठाएगा, लेकिन ना नेता आया ना आवाज उठी। ये कोई पहला वाकया नहीं था, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ जब समर्थकों पर लाठियां बरसी, लेकिन चंद्रशेखर को ना किसी ने छुआ ना जेल जाना पड़ा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जून 2025 का प्रयागराज हंगामा है, जहां प्रयागराज में चंद्रशेखर को पुलिस हिरासत में लिए जाने की अफवाह फैलती है, जिसके बाद उनके समर्थक हंगामा करना शुरू कर देते हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर उतर जाते हैं, बवाल मचाना शुरू करते हैं, आम लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, दुकानों को फूंकने की कोशिश होती है, माहौल पूरी तरह बिगाड़ दिया जाता है। प्रयागराज को एक तरीके से कहिए तो सुलगाने की साजिश रची जाती है, जिसके बाद योगी की पुलिस जिम्मा संभालती है, लाठी उठाती है, हंगामा करने वालों की जमकर खातिरदारी करती है, जिसके निशानियां उनके शरीर पर बाद में नजर आती है। वो अपने चोट को दिखाकर रोते हैं, लेकिन इस पूरे विवाद में एक भी लाठी चंद्रशेखर ने नहीं खाई। उनके कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई, उनके कार्यकर्ताओं ने चोट सही और जिसकी वजह से हंगामा हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सांसद साहब इसके बाद भी आजाद रहते हैं। अगर आंकड़े देखें तो सांसद बनने के बाद उन्हें कई बार पुलिसिया कार्रवाई का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन वे जेल नहीं गए। मई 2026 में सहारनपुर के लालवाला गांव में हुए एक भूमि विवाद और तनाव के बाद प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें सुबह तड़के ही उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया, ताकि वो विवादित क्षेत्र में जहां ये घटना हुई थी वहां न जा सकें। मई 2026 में दलित उत्पीड़न के आरोपों को लेकर माहौल गरमाने पर उन्हें ठाकुर द्वारा जाने से पुलिस ने रोक दिया था।
सितंबर 2025 में वे मेरठ जेल जरूर गए, लेकिन एक आरोपी के तौर पर नहीं, बल्कि वहां बंद कैदियों और गुर्जर समाज के लोगों से मुलाकात करने और उनका समर्थन करने। हालांकि सांसद बनने से पहले चंद्रशेखर कई बार जेल जा चुके हैं। साल 2017 में सहारनपुर में जातीय संघर्ष के बाद उन पर रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाया गया, जिसके तहत वे करीब 16 महीने तक सहारनपुर जेल में बंद रहे। इसके अलावा साल 2019 में दिल्ली के CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान भी उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा गया। लेकिन अब जब उनके खिलाफ एक महिला चीख चीख कर आरोप लगा रही है, तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों चंद्रशेखर के ऊपर केस दर्ज नहीं हो रहा? क्यों कानून के शिकंजे से वो दूर है? ये सवाल रोहिणी घावरी लगातार पूछ रही हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कई फोटो पब्लिक किए, कई वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए, केंद्र सरकार से एक्शन की गुहार लगाई, गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो जो वीडियो और फोटो जारी हो रहे हैं वो AI के इस दौर में एडिटेड है? क्या जो रोहिणी घावरी आरोप लगा रही है उन आरोपों में कोई दम नहीं है, या फिर कहानी कुछ और है? अब खुद रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर का प्लान लीक कर दिया है। वो अपने पोस्ट में लिखती हैं, मुझे बीजेपी से उसी दिन नफरत हो गई थी जब मैं 10 घंटे दिल्ली पुलिस स्टेशन में बैठ कर आई, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। देश का कानून इनकी जेब में है। वो आगे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करती है, एक दलाल लिखती है। इसके अलावा कई पोस्ट में तो उन्होंने अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए। गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने ये तक लिखा कि वो इन्हें बचा रहे हैं। इसके बाद इस बात में कोई न कोई सच्चाई उनके समर्थकों को दिखने लगी। लोग कहने लगे चंद्रशेखर बीजेपी के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं ताकि विपक्ष के दलित और मुस्लिम वोट को काट सके, फिर वो चाहे अखिलेश यादव का PDA हो या फिर मायावती का दलित वोट बैंक या फिर ओवैसी के इस्लामिक समर्थक। लेकिन अभी भी चंद्रशेखर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो अपने एक वीडियो में दावा करते हैं, जब यहां से जीते, जब लड़ रहे थे क्या कहते थे, इनको 20,000 वोट मिलेगा। जब टक्कर की तरफ को बढ़ने लगे तो कहा इनकी वजह से हार जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। जब जीतने की तरफ बढ़ने लगे तो क्या कहा कि ये जीत गए तो भाजपा में जाके मंत्री बन जाएंगे। फिर कहा जीत गए तो अकेला क्या कर लेगा, कोने में बैठा रहेगा। इनकी एक मुराद नहीं पूरी होनी थी ऊपर वाले ने। ना हमें 20,000 वोट मिले, ना हमारी वजह से भाजपा जीती, ना अकेला कोने में दिखाई देता, ना हम भाजपा के साथ जाके मंत्री बने। तो अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में चंद्रशेखर बीजेपी की B टीम बनकर काम कर रहे हैं, या उनका अपना अलग एजेंडा है और वो दलितों की आवाज बुलंद कर पाएंगे? कमेंट में हमें बताएं।